आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। नाज़रीन, यूपी असेंबली इंतखाबात के 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। अब महज आखिरी यानी 7वां मरहला और बाकी बचा है। 6 मरहले मुकम्मल होने के बाद यूपी के अवाम में काफी तजस्सुस है कि इंतखाबात का रुख क्या होगा, वोटर्स का रुझान क्या कुछ कह रहा है, सियासी जमातें इन मरहलों को किस तरह से देख रही हैं। 6 मरहलों में मुस्लिम वोटर्स का रुझान कैसा रहा है, जहां वोटिंग कम या ज्यादा हुई है वहां वोटर्स के मिजाज को किस तरह देखा जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन असल तस्वीर तो 10 मार्च को ही मालूम होगी, जब ईवीएम अपना फैसला सुनाएंगी। फिलहाल अभी तक के इंतखाबात को किस तरह देखा जाए, इस पर माइनॉरिटी रिपोर्ट में हम तफसील से बात करेंगे। तो यूपी असेंबली इंतखाबात के 7 मरहलों में से 6 मरहले अब मुकम्मल हो चुके हैं, यानी अब यूपी असेंबली इंतखाबात अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। अब यहां से यूपी असेंबली इंतखाबात पर कयास आराइयां शुरू हो गई हैं कि आखिर इन 6 मरहलों में हुई पोलिंग से क्या नतीजा अखज़ किया जाए। गुज़िश्ता 6 मरहलों की पोलिंग और आने वाली 7 तारीख को 7वां और आखिरी मरहला किसके लिए कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर सबसे पहले यह तफसीली रिपोर्ट देखिए, फिर हम यूपी इंतखाबात पर तफसील से तज्जिया भी करेंगे। छह मरहले मुकम्मल, 7वें पर सबकी नजर। 7वां मरहला किसके हक में फैसला। 6 मरहलों के बाद क्या है सियासी सूरत हाल। यूपी असेंबली इंतखाबात के 7 मरहलों में से 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। छठे मरहले में 10 अजला की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को वोट डाले गए। यूपी असेंबली इंतखाबात में कुल 7 मरहले हैं, यानी अब यूपी असेंबली इंतखाबात अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब यहां से यूपी असेंबली इंतखाबात पर कयास आराइयां शुरू हो गई हैं कि आखिर इन 6 मरहलों में हुई पोलिंग से क्या नतीजा अखज़ किया जाए। खासतौर पर इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है कि मुस्लिम अक्सरती इलाकों में वोटिंग का रुझान क्या रहा, यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी की कारकर्दगी कैसी रही, अवध और बुंदेलखंड की वोटिंग से क्या नतीजा निकाला जाए। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा तबका इस बार किसकी तरफ झुकता नजर आया है, किस इलाके में किस जमात का दबदबा रहा है और किस उम्मीदवार की जीत ज्यादा आसान दिख रही है। ये अंदाजा लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर कम या ज्यादा वोट पड़े तो किस सीट से फायदा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम गुज़िश्ता इंतखाब पर नजर डालें। 2017 के इंतखाबी नताइज देखें तो तकरीबन तमाम मरहलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी हर मरहले में बीजेपी की एकतरफा जीत हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी ने बीजेपी के 2017 की कामयाबी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए इत्तेहाद किया है। इसके अलावा यूपी की कई छोटी जमातें भी समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद में शामिल हैं। ये इत्तेहाद सियासी तौर पर तो मजबूत हुआ ही, फिरका परस्तों के हौसलों को भी पस्त कर दिया। पहले मरहले में जहां जयंत चौधरी ने मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, वहीं दूसरे मरहले में अखिलेश यादव ने अपना दावा मजबूत कर लिया। दूसरे मरहले में जहां पोलिंग हुई वहां मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी ज्यादा थी। तज्जियाकार कहते हैं कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से इस बार हालात काफी बदल गए हैं। पिछली बार बीएसपी को वही मुस्लिम वोट मिले थे जहां उम्मीदवार भी मुस्लिम थे, वहीं बीजेपी ने जाट और गुजर वोट भी बड़ी तादाद में हासिल किए थे। इस बार एसपी और आरएलडी के एक साथ मैदान में आने से इस बात का कवी इम्कान है कि मुस्लिम वोट एसपी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही जाएगा। जाट और गुजर वोटर किसानों की तहरीक, गन्ना जैसे मसाइल पर बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे। इसका उन्होंने खुलकर इजहार भी किया, इसलिए वो एसपी और आरएलडी के साथ जा सकते हैं। इसी नुक्ते नजर से माना जा रहा है कि इन सीटों पर ज्यादा वोटिंग बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर वोटिंग के रिवायती अंदाज को समझा जाए तो मुस्लिम अक्सरती बूथों में
ज्यादा वोटिंग से सीधा बीजेपी को नुकसान होगा और इसका बराह रास्त फायदा एसपी और आरएलडी को होगा। ताहम बीजेपी ने पोलराइजेशन की भरपूर कोशिश की। यहां तक कि बीजेपी की आला क़यादत योगी आदित्यनाथ के साथ वजीर आजम ने भी अपने बयानात और तकरीरों को हिंदू मुस्लिम तक ही महदूद रखा। इसके बावजूद ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू वोटों को मुत्तहिद करने में नाकाम रही। अब यूपी असेंबली इंतखाबात में महज एक मरहले की पोलिंग बाकी है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी बनारस में होगी। इसके अलावा सातवें और आखिरी मरहले में बनारस से मिले हुए कई दूसरे अजला भी हैं जहां पर पोलिंग होनी है। बनारस समेत पूरी रियासत में इस बार बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। यूपी के इन अजला में रोजगार बड़ा मसला है। इन अजला से लोग काम और रोजगार के लिए बड़ी तादाद में मुल्क के बड़े शहरों का रुख करते हैं। किसानों के अलावा यहाँ बुनकर भी मुश्किल हालात से दो चार हैं। अब देखना ये अहम होगा कि सातवां मरहला किसका भला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाजरीन, यूपी असेंबली इंतखाबात अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और अब 7वें मरहले की बारी है। लेकिन लोगों के जहन में अभी से बहुत कुछ तजस्सुस है कि आने वाले नताइज क्या होंगे या कौन बाजी मार रहा है यूपी में, और इसके अलावा 7वां मरहला किस पार्टी के लिए अहम होगा। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान, सीनियर सहाफ़ी और यूपी की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मासूम मुरादाबादी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मासूम मुरादाबादी साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया बहुत आपका। मासूम मुरादाबादी जी, सर यूपी के इंतखाबात एक लंबी इंतखाबात चले और 7 मरहलों की वोटिंग, 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, अब 7वें मरहले की बारी है। 6 मरहलों की वोटिंग से अभी तक सर क्या कुछ इशारा मिल रहा है? आपने भी कई अजला का दौरा किया इंतखाबात के वक्त, क्या कुछ आपका तजुर्बा कहता है या जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग फीसद है, क्या कुछ इससे निकल कर आ रहा है अभी तक? देखिए, यूं तो आपको मालूम है कि ये जो इंतखाबात थे 5 सूबों में हो रहे थे जी, लेकिन सारा फोकस और सारी तवज्जो उत्तर प्रदेश के इंतखाबात पर थी। न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी मीडिया बल्कि बाहर का मीडिया भी इस पर बहुत गहरी नजर रखे हुए था। बिल्कुल। और 6 मराइल में जो इंतखाबात हुए हैं वो बहुत क्रूशल इंतखाबात हैं। जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग का पैटर्न है, वो जाहिर है उससे साफ नजर आ रहा है कि हुक्मरान जमात जो है उसमें परेशानी पैदा हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जी। 403 असेंबलियां हैं और 403 असेंबली हल्के हैं और यहाँ पर काफी जात पात का भी है मामला और बहुत ज्यादा एक किस्म आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत क्रूशल इलेक्शन था ये। बिल्कुल। जैसा कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी और जिस तरह से ओबीसी को अपने साथ लिया था, वो ओबीसी की जो बिरादरियां थी उनमें से कई लोग टूट करके वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए जी। और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग और भी कई ऐसे एलिमेंट थे जिन्हें बड़ी कोशिश से और बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने अपने साथ लिया था। लेकिन इस इलेक्शन में उनमें से बेशतर लोग बीजेपी से नाराज थे और उनका कहना यह था कि बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया है और उनके मसाइल को और जो उनके साथ कमिटमेंट किया था, जो उनसे वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं किए गए हैं। लिहाजा वो बीजेपी को छोड़ करके और वो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और उस इत्तेहाद से चुनाव लड़ा है। दूसरी बात इसमें यह है अहम कि ये जो चुनाव है इसमें ये खास तौर से आपका, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल ये है माइनॉरिटी रिपोर्ट जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में हुक्मरान जमात ने, बीजेपी ने और उसके बड़े लीडरों ने कम्युनल पोलराइज करने की बहुत कोशिश की। बिल्कुल। यानी फिरकावाराना शबबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ मगरबी यूपी के कैराना और मुजफ्फरनगर से लेकर के और तमाम नेपाल के बॉर्डर तक वो ये कोशिश करते रहे और नाम ले लेकर के कभी आजम खां का, कभी अतीक अहमद का, कभी और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के वो ये कहते रहे कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो इनकी सरकार होगी। इसका क्लियर कट ये मतलब था कि वोटों को और जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके दिल में खौफ पैदा किया जाए, डर पैदा किया जाए
और उन्हें डरा करके वोट हासिल किया जाए। अगरचे उनका ये दावा था हुक्मरान जमात का, बीजेपी का, कि हम अपनी कारकर्दगी के अपने अपने काम की बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं। अगर उनका कोई काम होता तो वो कभी इस तरह के मौजूआत को नहीं उछालते जो कि पूरी तरह से क्रिमिनल मुद्दे थे, क्रिमिनल मौजूआत थे, और उनका मकसद सिर्फ ये था कि वोटों को मजहब की बुनियादों पर तकसीम करके अपना फायदा उठाया जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस इलेक्शन में राय दहिंदगान ने, वोटर्स ने, ये कम्युनल कार्ड जो था इसको पूरी तरह से नाकाम बना दिया, और जो मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो मिस गवर्नेंस का हो, वो उन मुद्दों को ध्यान में रख करके, उन मौजूआत को ध्यान में रख करके उन्होंने वोट दिया है। मेरा अपना मानना यह है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात मासूम मुरादाबादी जी आपने कही। सर, इलेक्शन के शुरू में तो हमने बहुत हद तक देखा कि कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर के और खासतौर से 2 मरहलों की अगर बात करें, यानी छठा मरहला जो योगी आदित्यनाथ के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल था, और अब 7वां मरहला जो आने वाला है 7 तारीख को, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्का भी इसमें शामिल है, आजमगढ़ भी इसमें आता है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है। लेकिन सर, हमने देखा जो बात आपने कही कि कम्युनल कार्ड की बात शुरू में हुई, फिरकावारियत की बात हुई, लेकिन अब बाद के जो मरहले थे उनमें इस तरह की बात देखने को नहीं मिली। इसे किस तरह से देखा जाए? और इसके अलावा सर एक सवाल ये भी, जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई थी, वहां पर जो तलबा फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने का क्रेडिट भी सरकार लेती नजर आई। क्या इसका भी कुछ असर आप देख पाएंगे इन 2 मरहलों पर, छठे और 7वें मरहले में? देखिए, मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूं कि ये अजीबोगरीब सरकार है जो हर चीज का क्रेडिट लेती है। जी। जो ये कहती है कि हमने आपको गेहूं दिया, हमने आपको चावल दिया, और हमने आप परेशान किया, आपके ऊपर कर्ज किया, और आप हमें वोट दीजिए। सवाल ये है कि हुकूमत जो कुछ पब्लिक को फराहम करती है, जो कुछ फैसिलिटीज देती है, या कोई गैर ममालिक में फंसे हुए, यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा को यहाँ लाती है जी, तो वो अपना फर्ज अदा करती है। वो एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है ना। बाहर से अगर आप, वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री उसको डील करती है, या आप दूसरे मौजूआत को ले लीजिए। अगर आप अनाज दे रहे हैं किसी को, और आपको किसी को आटा दे रहे हैं या चावल दे रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये हम अपनी जेब से दे रहे हैं? ये तो एक पब्लिक की मनी है ना। बिल्कुल, ये तो एक आवाम की दौलत है, और उस आवाम की दौलत को अगर आप आवाम के दरमियान में तकसीम कर रहे हैं तो ये आपका क्या एहसान है? सही। ये किस तरह की बातें हैं? ये बात बराबर चलती रही। लेकिन ये सारे मौजूआत देखिए, ये बहुत हल्की बात है कि आप किसी से कह के आपने आपको 10 किलो चावल दे दिया, या 5 किलो आटा दिया, लगा दी, बिल्कुल, या 1 फ्री किलो वैक्सीन तेल दे दिया जी। ये बहुत कमजोर बात है। ये एक हुकूमत को, और एक यानी इतने आला ओहदों पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को, या वजीर आला को, या होम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता है। आप किसी से ये कहें कि साहब आपको मैंने रोटी खिला दी है, तो रोटी तो आदमी, रोटी खिलाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, बेशक। ये हुकूमत इसका भी क्रेडिट लेना चाहती है। ये अजीबोगरीब हुकूमत है। मैं इससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत इस मुल्क में ऐसी रही है जिसने इस तरह की चीजों को उछाला हो, और पब्लिक को ये कहा हो कि हमने आपको आटा दिया, गेहूं दिया, चावल दिया। भाई ये क्या है? ये तो इसका मतलब एक खोखली बातें हैं। बिल्कुल मासूम मुरादाबादी जी, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर ये चुनाव है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो 7वां मरहला, इसे किस तरह से आप देखते हैं? 7वां मरहला यूपी के चुनाव का आखिरी मरहला, और वो भी मोदी जी के गढ़ में, बनारस में, आजमगढ़ में, यानी पूर्वांचल का जो नीचे का हिस्सा है वहां पर। तो इस 7वें मरहले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, 7वां मरहला बहुत क्रूशियल है। जैसा आपने कहा कि वहां प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में भी चुनाव होना है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने देखा होगा मीडिया में कि कल मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी बनारस गई थी। उन्होंने वहां एक रैली की और एक जलसे को खिताब किया, और उन्होंने जो कुछ कहा, आप जरा उनकी तकरीर का कैसे आपको सबक को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं गंगा के घाट पर गई थी, वहां मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को बीजेपी वालों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये लोग डरे हुए हैं, ये खौफजदा लोग हैं। क्या मतलब है इस चीज को? भाई देखिए, कोई अगर किसी की अकीदत है, तो अकीदा जो है वो किसी की बपोती तो नहीं है,
किसी की मोनोपोली तो उस पर नहीं है बिल्कुल कि गंगा के घाट पे मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। लेकिन ये जो बातें हैं, इससे ये पता चलता है कि इन इलाकों में भी बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह के लोगों को जिस तरह के साथ जिस तरह से पेश आ रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल तरीकाकार नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का इख्तियार है और हर एक को अपने मौजूआत उठाने का इख्तियार है। हर पार्टी अपना एजेंडा, अपनी बातें लोगों से कह सकती है। आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, बिल्कुल। आप कैसे रोक सकते हैं? यह तो डेमोक्रेसी है। और ये इलेक्शन जो है, ये डेमोक्रेसी का यानी जमहूरियत का जश्न है। इस जश्न को मनाने मासूम साहब, एक आखिरी सवाल, क्या बड़ा बदलाव इस बार यूपी की सियासत में आप देख पा रहे हैं? आपका तजुर्बा कह रहा है कि इस बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है यूपी की सियासत में। देखिए, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं आपसे कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये नेक टू नेक फाइट है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये बहुत कांटे का मुकाबला जी। और इस कांटे के मुकाबले को समझना चाहिए। ये मैं नहीं कह सकता कि कोई पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी या कोई पार्टी बिल्कुल एकदम। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, बिल्कुल। इसके सूबे इसकी आप पॉलिटिकल और अवाकिब को एक जुमले में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये पूरा एक मुल्क से भी बड़ा मुल्क है। अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग मौजूआत हैं, अलग अलग कास्ट फैक्टर है और बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। इसलिए ये नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पहले से ही कुछ अभी से कहना कब्ल अज वक्त होगा, और जाहिर सी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी 10 तारीख को हो जाएगा, जब ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम मुरादाबादी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और बहुत शानदार तज्जिया करने के लिए। जाहिर सी बात है कि 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, अब 7वां मरहला बचा है। ये 7वां मरहला किस हिसाब से, किसके लिए, कितनी अहमियत का हामिल है, इन तमाम चीज़ों को भी समझना होगा। और यही तमाम बातें समझने के लिए कि 2017 में क्या कुछ नतीजे रहे थे, कौन कौन से बड़े फैक्टर थे, इसे समझने के लिए सीधे हम चलते हैं मैजिक वॉल पर और वहीं पर देखते हैं कि कौन कौन से बड़े फैक्टर थे या 2017 के नतीजे क्या कुछ थे। तो चलिए चलते हैं मैजिक वॉल पर। तो यूपी असेंबली इंतखाबात के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। 7वां मरहला, मतलब यूपी असेंबली इंतखाबात का 7वां मरहला है और ये बहुत अहम है। और ये यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए एक तरह से आखिरी पड़ाव है। अब 2017 में क्या कुछ नतीजे रहे थे, क्या कुछ कौन कौन से बड़े फैक्टर थे, मैजिक वॉल पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और मैजिक वॉल के जरिए ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत मुख्तसर में मैजिक वॉल के जरिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले यूपी के नक्शे की तरफ हम बढ़ते हैं। और यूपी के नक्शे पर आप देखिए कि जितना ये वाइट हिस्सा है, सफ़ेद हिस्सा है, इस पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अब पूर्वांचल का ये जो नीचे का हिस्सा है जिसे मैंने सर्किल किया है, इन अजला में 54 सीटों के लिए अब वोट डाले जाएंगे। तो अब सिर्फ ये पूर्वांचल का हिस्सा बचा, लेकिन ये पूर्वांचल का हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहीं पर बनारस की सीटें आती हैं जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहां से रुकने पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा आजमगढ़ का हिस्सा आता है जो समाजवादी पार्टी के लिए 2017 में भी बहुत अहम रहा था, और उससे पहले मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल का ये जो इंतखाबात हैं इसे बहुत अहम माना जा रहा है। 2017 में जो नतीजे रहे थे वो किस तरह के रहे थे उसे भी हम मैजिक वॉल के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। कुल 54 सीट हैं इस आखिरी मरहले की बात करें, और बीजेपी इन 54 सीटों में से 2017 में 29 सीटें जीत कर आई थी, यानी तकरीबन आधी से ज़्यादा सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी, 29 सीटें। और इसके अलावा उसका जो वोट शेयर था वो 31% से ज़्यादा था। समाजवादी पार्टी का कहा जाए तो 2017 में ये सबसे अच्छा मरहला रहा था, जहां समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें 2017 में जीती थी, और उसका वोट शेयर भी आप देखिए तो बीजेपी से बहुत कम नहीं था, 23% उसका वोट शेयर था। इसी तरह से बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी के लिए भी ये मरहला अच्छा रहा था। 2017 में 6 सीटें बीएसपी जीत कर आई थी और उसका वोट शेयर 25% से ज़्यादा रहा था। अब जो चीज़ इस मैजिक वॉल पर देखने की सबसे अहम है, जो आंकड़ा सबसे अहम 2017 का है, वो वोट शेयर का है। जी हाँ, आप इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की बात करते हैं, 29 सीटें जीतकर तकरीबन 31% से ज़्यादा वोट शेयर रहा था। समाजवादी पार्टी 11 सीटें जीती थी, लेकिन उसका वोट शेयर जो था वो 23% से ज़्यादा था। और बीएसपी का 6 सीटें जीती थी, लेकिन उसका जो वोट शेयर था वो तकरीबन 26% था। यानी
बीजेपी के मुकाबले में अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी का जो है वोट शेयर बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, मुश्किल से 5% वोट शेयर का फर्क था। हालांकि सीटों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 और 23 सीटों का फर्क जरूर था, लेकिन वोट शेयर का फर्क नहीं था। समाजवादी पार्टी के 20 सीटें कम थी, लेकिन उसका जो वोट शेयर था वो भी ठीक ठाक रहा था। क्या ये जो वोट शेयर बीएसपी का है ये इसी तरह से रहेगा या इसमें कुछ शिफ्ट होगा और अगर ये वोट शेयर शिफ्ट होता है तो ये कहां पर जाएगा? बीजेपी सीटें ज़रूर ज़्यादा लाई थी, लेकिन उसकी सीटें जो वोट शेयर था वो कम रहा था, और समाजवादी पार्टी की 11 सीटें आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर तकरीबन 23% से ज़्यादा था। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा, क्या ये जो वोट शेयर है इसमें किसी तरह की शिफ्टिंग होती है, इसमें कोई बड़ा बदलाव इस वोट शेयर में देखने को मिलता है? बीएसपी की तरफ से इस बार बहुत ज्यादा रैलियां या बहुत ज्यादा हंगामा मायावती की तरफ से देखने को नहीं मिला, तो क्या ये इस वोट शेयर में कुछ कमी आ सकती है या इस वोट शेयर में कुछ बढ़ोतरी होगी? अगर कमी आएगी तो फिर ये वोट शेयर समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट होगा या फिर बीजेपी में जाएगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा। तो ये तो वोट शेयर और सीटों की बात हुई। अगर कुछ और फैक्टर पर हम बात करते हैं और सीधे हम मुस्लिम फैक्टर की अगर बात कर लेते हैं, 7वें मरहले का जो मुस्लिम फैक्टर क्योंकि बहुत अहम है, बनारस की यहाँ पर सीट है, आजमगढ़ की सीट है, और अब आप देखिए कि इस मरहले में 54 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इन मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर भी बीजेपी ने 3 सीटें जीती थीं, बीएसपी ने 3 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी। तो अभी तक हमने देखा कि 2017 में जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद थी वहां पर बीजेपी की कारकर्दगी शानदार रही थी, लेकिन आखिरी मरहले में बीजेपी की ये कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी। क्या इस बार भी जो तस्वीर होगी 2017 की तरह ही रहेगी या 2022 में अब ये तस्वीर बदलने जा रही है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादा थी, कुल 7 सीटें ऐसी थीं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ठीक ठाक है। इनमें से 3 बीजेपी के खाते में जाती हैं, 3 बीएसपी के खाते में जाती हैं और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है। लेकिन क्या इस बार ये तस्वीर बदली हुई होगी, इसे भी हम समझेंगे और इसे भी देखेंगे क्या 2022 में ये तस्वीर बदलती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर दलित फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दलित फैक्टर को किस तरह से देखा जाए, जी हाँ, तो 54 में से 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर्स का दबदबा है। और आप देखिए कि इन 34 सीटों में से बीजेपी 16 सीट जीत कर आई थी, समाजवादी पार्टी 8 सीट जीती थी और बीएसपी 5 सीट जीत कर आई थी। लेकिन वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं जहां पर दलित वोटर्स का दबदबा है, तो वोट शेयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। आप इस बॉक्स के अंदर देखिए कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो तकरीबन 28%, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तकरीबन 26% और बीएसपी 5 सीट जरूर जीती थी, लेकिन उसका वोट शेयर भी बीजेपी के बराबर था। यानी ये वोट शेयर आप देखिए कि 28% बीजेपी लाती है और तकरीबन 28%, यानी बहुत मामूली वोट शेयर का फर्क था जहां पर दलित वोटर्स की तादाद अच्छी खासी थी। क्या इस बार ये तस्वीर बदलेगी या ये तस्वीर इसी तरह की रहेगी, या अगर ये तस्वीर बदलती है तो बदलाव कहां पर होगा, किसका वोट किसकी तरफ जाएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन 7वां मरहला बहुत अहम है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि बीजेपी की भी कारकर्दगी 2017 में 7वें मरहले में बहुत शानदार नहीं रही थी। यूपी असेंबली इंतखाबात का ये आखिरी पड़ाव है। तमाम सियासी पार्टियों ने यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाया है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि 7वें मरहले के बाद 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो वो किसके हक में आते हैं, अवाम ने किसके बातों पर, किनके वादों पर ज़्यादा भरोसा किया है, या अवाम का भरोसा कौन सी पार्टियां जीत पाई हैं, ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा। तो चलिए, माइनॉरिटी रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए